हेलो बच्चा पार्टी। माई सेल्फ प्रशांत प्रताप राय फ्रॉम अनग करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि प्रॉमिस किया था, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द टॉपिक ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड हियर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो सेट्स में कितने रिलेशंस बन सकते हैं, उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। इफ़ यू हैव समथिंग बेसिक्स नॉलेज देन दैट इज फाइन। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं है, दैट इज वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज इन दैट केस क्या होगा कि हम एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आपको सिखाते चले जाएंगे, राइट। तो कोई भी चीज आपको कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेगी। सो it's very simple. We are going to learn step by step each concept. तो नंबर ऑफ रिलेशंस में, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर रिलेशंस हमेशा दो सेट्स में बनते हैं, जैसे रियल लाइफ में दो लोगों के बीच में बनते हैं, बट मैथमेटिक्स में क्या होता है कि रिलेशंस अगर एक ही सेट में बनाना है तो उसी सेट को दो बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे, राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर। इफ यू हैव नॉट सीन, you can go and explore the previous lectures, and once you get the concept you can come here. While explaining this concept I will give some glimpses from the previous lecture also, so whenever it is required. So if suppose there are two sets A and B, टू सेट्स हैं A एंड B। अगर सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1, 2 और 3। B में कितने एलिमेंट हैं, A और B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। इसका क्या यूज है, वी विल सी लेटर। तो अगर मैं A क्रॉस B कैलकुलेट करूं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखा है हमने कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विल एसोसिएट विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, राइट। तो अगर सेट A से B में रिलेशन डेवलप करना है तो A क्रॉस B वी नीड टू कैलकुलेट, और इस केस में क्या होगा, 1A 1B 2A 2B 3A और 3C। तो हमने क्या देखा कि अगर पहले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे में 2 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 2 6। यहां पे देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1 2 3 4 5 6। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर किसी भी दो सेट्स में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं और पहले सेट में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में क्या होंगे, m क्रॉस n। तो जरा इसको समझ लेते हैं। if number of element in set A is m and number of element in set B is n, in that case number of elements in A cross B will be m cross n. This is a general statement. It's a generalized statement of this particular examples. तो हमने क्या सीखा कि अगर दो सेट्स हैं A और B, A में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, B में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में कितना होगा, m इंटू n, राइट। तो हमने एक चीज सीख ली कि अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n है, तो A क्रॉस B में क्या होगा, m इंटू n। इसको फॉर्मुलाइज कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में अगर हमको निकालना है तो हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को A में ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू B। यहां तक तो हमने सीख लिया कि A क्रॉस B में एलिमेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट अभी तक हमारा पर्पज पूरा नहीं हुआ। हमारा पर्पज क्या है
कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ रिलेशंस आपको पता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस ए क्रॉस बी में जितने सबसेट पॉसिबल हैं वो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, राइट। तो जैसा कि सेट में आपने पढ़ रखा है सेट थ्योरी में कि इफ अ सेट ए हैज नंबर ऑफ एलिमेंट n, सपोज करें कि किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसमें कितने सबसेट बन सकते थे, 2 की पावर n, राइट। तो यहां पे क्या है कि अगर a क्रॉस b में, अगर मैं कहूं कि हमारे पास a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर 6। अगर इसको जनरलाइज करूं मैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर m इंटू n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। हमको क्या दिया था, हमने एक एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल से आपको समझाया हमने, इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट बनाया। एक एग्जाम्पल में इसमें अगर पहले सेट में 3 एलिमेंट, दूसरे में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट, और इसमें अगर 6 एलिमेंट हो गए तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर 6। ये हो गया पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इसी के बेस पे मैंने जनरलाइज किया कि अगर कोई सेट ए है जिसमें m एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज n है, तो इन दैट केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी m इंटू n, राइट। तो इस केस में क्या हो गया कि अगर ए क्रॉस बी में mn हो गया, सपोज करें, तो इसको हम लिख सकते हैं mn। ए में कितना था m, n में कितना था, b में कितना था n, तो mn हो गया। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट हो गए mn, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा कि इसका सबसेट कितना बन सकता है, 2 की पावर mn। तो इसमें रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर mn, क्योंकि हर रिलेशंस एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ अ रिलेशन, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का भी वी विल सी लेटर। तो रिलेशंस ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन होगा, राइट। तो आई एम टेकिंग अ स्मॉल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन, और फिर उस रिलेशंस का डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम समझेंगे कि क्या क्या होता है एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। सो आई एम गोइंग टू टेक अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का एक सबसेट लेता हूं, ठीक है। सबसेट क्या होगा, सपोज करिए मैं ये एलिमेंट ले लिया और एक ये एलिमेंट ले लिया, और एज यू नो कि कोई भी सबसेट जो होता है वो रिलेशन कहलाता है। तो मैं इसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक रिलेशन हो गया ये 1 और A, और 2 और A, ओके। अब इस रिलेशंस का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये रिलेशंस डिफाइन कहां से कहां तक था, जरा इसको समझते हैं। कई बार हम इसको ऐसे लिखते हैं R A to B। ये रिलेशंस A से B में डिफाइन था, जिसका A से B में जो रिलेशन डिफाइंड है वो इसी का पार्ट है। R जो है वो A से B में डिफाइंड है। तो आप इसको बहुत बारीकी से समझें। डोमेन क्या होगा, डोमेन इन दोनों पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो होगा डोमेन। पहला एलिमेंट क्या है, 1 and 2। कोडोमेन, आई विल कम बिफोर दैट, आई विल एक्सप्लेन रेंज। पहले रेंज समझते हैं फिर कोडोमेन पे आते हैं। रेंज क्या होगा, डोमेन आपने समझ लिया, जो पहला एलिमेंट है इस पेयर का, ये पेयर है दोनों, पहला एलिमेंट जो है वो होगा डोमेन, दूसरा एलिमेंट है वो होगा रेंज।
यहां भी ए और यहां भी ए। जैसा कि पता है आपको, किसी भी सेट में किसी सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो रेंज हो जाएगा ए। कोडोमेन क्या होता है? हमेशा हमेशा पूरा का पूरा दूसरा वाला सेट बी। बी सेट क्या है यहां पे? ए बी, जिसमें रिलेशन डिफाइंड है। तो जो दूसरा सेट है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है हमेशा। पहला सेट डोमेन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले सेट में 1 2 3 था, बट डोमेन हमारा क्या हुआ? केवल 1 और 2 हुआ, राइट। रेंज क्या होगा? रेंज वही होगा जो हमारे इस रिलेशंस में सेकेंड पोजीशन पे है, राइट। ए और ए यहां पे सेम एलिमेंट 2 बार है, तो हम रेंज ऐसे समझेंगे। तो ये तो हो गया समझना डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशंस। अगर किसी भी रिलेशन का रोस्टर फॉर्म दिया है, तो रोस्टर फॉर्म देख के आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जैसे ही मैं इसको एरो डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो होप इट इज क्लियर टिल नाउ, राइट। एंड द नेक्स्ट coming, I'm just going to explain same thing with the help of arrow diagram. Now I'm going to explain you the same thing, domain, codomain and range with the help of arrow diagram. Arrow diagram से सारी पिक्चर आपको विजुअली वेरी वेरी क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम चीज़ों को समझ के इमीडिएटली वी कैन राइट व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन, व्हाट इज द रेंज। चलिए समझते हैं। तो जैसा कि हमने 2 सेट लिया था ए और बी, एक रिलेशन डिफाइंड था ए से बी में। वो रिलेशन क्या था? 1A 2A। और आपको पता है कि हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि सारे रिलेशन ए और बी के क्या होते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में से हमने एक सबसेट ले लिया था, और हर सबसेट जो कि रिलेशन होता है, तो ये हमने रिलेशन ले लिया था। और ऑलरेडी दिस इज द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। तो रोस्टर फॉर्म से कैसे निकालते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। नाउ वी आर गोइंग टू सी with the help of arrow diagram. So, जैसा आपको बहुत बारीकी समझना होगा, जैसा कि आई हैव एक्सप्लेन यू कि इट्स वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो जैसे कि ये रिलेशन आर जो है वो ए से बी में डिफाइंड है, राइट। ए से बी में डिफाइंड है। सो जो लेफ्ट में सेट होगा उसको लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे, जो राइट में सेट है जिसमें है उसको राइट में ड्रॉ करेंगे, और देन वी विल सी द प्रोसेस ऑफ एरो डायग्राम। सो एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, राइट। ए के सारे एलिमेंट इसमें फिल कर देंगे, और बी के सारे एलिमेंट इसमें फिल कर देंगे। ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3। बी में क्या एलिमेंट है? ए और बी। अब देखिए जरा, हमारे रिलेशन में 1 एसोसिएट है ए से, तो एसोसिएट कर देते हैं एरो के थ्रू। ये एरो यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इस पूरे डायग्राम का नाम है एरो डायग्राम। नाउ 2 को एसोसिएट करेंगे ए से। नाउ दिस एरो डायग्राम इज द पिक्टोरियल फॉर्म। With the help of that, we can calculate what is the domain, what is the codomain, what is the range of this relation. चलिए समझते हैं कैसे। सेट ए को आपने ड्रॉ कर दिया लेफ्ट में, सेट ए से सेट बी में रिलेशन आपने डेवलप किया था, राइट। तो सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज डोमेन। इस रिलेशन में सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? डोमेन। नाउ आई एम कमिंग टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? इस पूरे दूसरे वाले सेट को, वेदर वो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो दूसरा वाला सेट है बी, इसके सारे एलिमेंट को हम ब्लाइंडली बोलेंगे कोडोमेन। नाउ रेंज।
दूसरे सेट का जो एलिमेंट पहले सेट के एलिमेंट से एसोसिएशन में होगा वही आएगा रेंज में। जो यूज होगा, सिंपल भाषा में समझें तो जो यूज हो रहा है इस रिलेशन में, ए यूज हो रहा है, बी तो यूज नहीं हो रहा, तो बी रेंज में नहीं आएगा, ए यूज हो रहा है तो ए रेंज में आ जाएगा। याद रखें हमेशा रेंज जो होता है वो या तो कोडोमेन का सबसेट होता है और मैक्सिमम होगा तो कोडोमेन होगा, राइट। क्योंकि रेंज कहां में हो रहा है, दूसरे सेट में के ही एलिमेंट तो हो रहे हैं, तो रेंज या तो कोडोमेन से छोटा होगा और या तो उसके बराबर होगा। रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यू हैव टू मेक इट लाइक स्टार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है यू कैन अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन मेक अ नोट कि रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। इट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, राइट। सो हमने सीख लिया कि किसी भी दो सेट्स में रिलेशंस कितने बन सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं। अगर रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको देख के कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अगर उसी रोस्टर फॉर्म से एरो डायग्राम बना दिया तो एरो डायग्राम को देख के कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, राइट। सो वी हैव लर्न टिल नाउ एंड होप इट इज क्लियर विद यू, राइट। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं कि एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है। आई थिंक यू होप यू रिमेंबर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट कि फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। वो स्पेशलिटी क्या होती है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि एक फंक्शन रिलेशन एक रिलेशन एक फंक्शन बन जाता है, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड सम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, उस टर्म में क्या बोलते हैं इसको, तो वो भी आपको सीखना होगा। बिकॉज है सेम थिंग, उसी चीज को अलग अलग नाम से समझना होता है। बिकॉज अगर वो भी आपके सामने आ जाए तो आप परेशान ना हो कि अरे ये क्या आ गया। जैसे रियल लाइफ में होता है, किसी पर्सन के 2 या 3 नाम होते हैं, बट इफ यू कॉल वही आदमी आएगा, राइट। जैसे रियल लाइफ में 2-3 नाम होते हैं, कॉलेज में आप भूल जाइए कितने नाम्स होते हैं, बहुत सारे नाम्स मिलते हैं आपके। तो वैसे ही किसी चीज को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं बट होती है चीज सेम। सो व्हाट वी हैव लर्न कि 1 और 2, 3 हमने क्या बोला था कि जो पहला सेट होगा लेफ्ट में उसको यहां ड्रॉ करेंगे, दूसरे वाले सेट को हमेशा क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और पहले जो डोमेन निकलता है वो पहले वाले सेट से निकलता है, रेंज हमेशा कोडोमेन से निकलता है। दीज आर द कॉन्सेप्ट। दूसरा नाम इसका क्या है कि जो रेंज होता है उसको इमेज बोलते हैं, इमेज। और जो रेंज से एसोसिएट होता है पहले सेट का एलिमेंट उसको प्री इमेज बोलते हैं। व्हाट इट मींस, ए की 2 प्री इमेज है, 1 और 2। तो आपने क्या सीखा कि जो प्री इमेज होती है वो पहले सेट में होते हैं, पहले सेट के एलिमेंट्स को प्री इमेज बोलते हैं अगर वो सारे एलिमेंट किसी न किसी से एसोसिएट है तो। मतलब 1 की इमेज ए, 2 की भी इमेज ए की प्री इमेज 1 और ए की प्री इमेज 2। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो पहले सेट के एलिमेंट्स, प्री इमेज कहां पे मिलेगा आपको, पहले सेट में, इमेज कहां मिलेगा आपको, दूसरे सेट में, राइट। तो ये कुछ टर्म्स आपको यू हैव टू रिमेंबर, राइट। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द वेरी वेरी मोस्ट अवेटेड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। वो क्या था, फंक्शन। जैसा कि मैं बताया आपको, और अगेन आई एम रिपीटिंग, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। व्हाट इट इज, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अच्छा, स्पेशल कैसे बन गया, क्या हो गया कि ये स्पेशल हो गया। सो लेट मी टेल यू सम रिस्ट्रिक्शंस यू नीड टू अप्लाई ऑन द रिलेशंस, एंड वंस एनी रिलेशन फॉलो दैट रिस्ट्रिक्शंस, वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। तो बहुत बारीकी से और बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर ये पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी यूजफुल। और ये इस पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो एंड आई विल टेल यू इन द ट्रिक्स ऑल्सो, कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं भूल जाता था। सो आई हैव मेड अ ट्रिक्स, मे बी समटाइम्स इट्स लुक लाइक ऑड फॉर यू, बट हमको याद करना, हमको चीजें समझना है, राइट। तो जो ट्रिक्स मैं अपने लिए बताता था दैट आई विल शेयर विद यू आफ्टर दिस। तो पहले समझ लेते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन कैसे बन जाता है, ठीक है। तो फंक्शन बनने के लिए क्या करना होता है कि पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए
जिसकी इमेज ना हो। व्हाट इट मीन्स कि यहां पे कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, पहले सेट का पूरा एलिमेंट यूज में होना चाहिए। पहला रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी एक एलिमेंट पहले सेट का दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। पूरे के पूरे एलिमेंट सेट ए के ऑक्युपाइड होने चाहिए, यूज होने चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो इसको सबके सब अपने किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। दूसरा सेट ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि टू बी से भी एसोसिएट हो और टू ए से भी एसोसिएट हो। आई होप इट इज क्लियर। आई विल एक्सप्लेन यू मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन की कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। सो दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ए से बी में जितने भी रिलेशन डेवलप हुए थे उसमें से एक डिफरेंट सबसेट लेते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सबसेट भी है क्या जो फंक्शंस की कंडीशन को फॉलो करता है, एंड देन वी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस, राइट। तो चलिए समझते हैं। और नाउ मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं कि अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। और हम लोग सीखने जा रहे हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन। तो हमारा सेट क्या था, बहुत बारीकी से समझिएगा। ए क्या था हमारा, मैंने एक एग्जांपल लिया, उसी से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। और बी एक सेट था जिसमें ए और बी था। तो ए क्रॉस बी हमने जब कैलकुलेट किया था तो क्या आया था, 1A 1B 2A 2B 3A और 3B, राइट। तो ये सारे हमको ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो जरा डिफरेंट रिलेशन लेते हैं। एक सपोज करिए आई एम टेकिंग अ रिलेशन 1A and 2B and 3B, right? Now I am going to draw the arrow diagram. पहले सेट के सारे एलिमेंट यहां लिख दिया, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट यहां लिख दिया, ए और बी। हमारे रिलेशन में क्या है, 1A से एसोसिएट है, राइट। 2 किससे है, बी से, और 3 किससे है, बी से। अब ये जरा देखें फंक्शन है क्या। हमने क्या बोला था फंक्शंस में, रिस्ट्रिक्शंस हमने क्या लगाया था कि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल, सारे एलिमेंट यूज में आ गए। कंडीशन नंबर 2, कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ये एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है, 2 बी पे है और 3 बी पे है, दैट इज फाइन। बट ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट की इमेज ए भी हो और इसी की बी भी हो, वो नहीं होना चाहिए। मींस कोई एक एलिमेंट फ्रॉम सेट 1 शुड नॉट हैव मोर देन 1 इमेज। इसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री इमेज। 1 की इमेज क्या है, ए, दैट इज फाइन। अगर सपोज करें 1 की इमेज बी भी होती, ऐसा कोई रिलेशन होता जिसमें 1 की इमेज ए भी होती, 1 की इमेज बी भी होती, तो ये फंक्शंस को की कंट्राडिक्शंस, फंक्शन के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करता, कंट्राडिक्ट कर जाता, राइट। तो इस केस में क्या होता, वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो पहला कंफ्यूज ना हो आप, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि पहले सेट का, एक सेट ए है और एक बी है, सेट ए के सारे एलिमेंट यूज में आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं। नंबर 2,
इस सेट के हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट में कोडोमेन में एक ही इमेज रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्री इमेज के दो इमेज बन रहे हैं, राइट। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर दो चीजें कोई रिलेशन फॉलो करता है तो दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे अब आगे आगे अलग अलग कैटेगराइजेशन होगा जो इसी के बेस्ड पे होगा, राइट। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये तो फंक्शन है, तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन की कैटेगरी में आता है क्योंकि दोनों रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता है। तो अगर मैं बोलूं कि फंक्शंस क्या होगा तो उसकी डेफिनेशंस कैसे कैसे लिख सकते हैं हम। आई एम जस्ट राइटिंग हियर। फंक्शन की डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं। फंक्शन क्या होगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब सारे एलिमेंट्स सेट ए के मस्ट हैव ओनली वन image in set B, then such type of relation is called function। अब जरा इसको, ये तो मैथमेटिकल टर्म्स हो गए आपको समझाने के लिए, आपने एग्जांपल्स भी देख लिए। अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझें। Now I'm explaining in a different way. I am taking example. Suppose करें ये हमारा क्या था, दो सेट लेते हैं, इसके एलिमेंट है A1, A2, A3, A4, इसमें है B1, B2, B3, B4। I am taking a general statement. I am taking a general example. अगर सारे एलिमेंट्स सपोज करें आप ये ऑक्युपाइड है, तो पहली कंडीशंस हो गई कि इस सेट के पूरे एलिमेंट यूज में है। दूसरा कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। अगर मैं कर दूं इस A2 को B2 पे ना एसोसिएट करके यहां पे एसोसिएट कर दूं B1 के साथ, तब भी फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज है। A1 की भी B1 है, कोई बात नहीं, एक ही है। A2 की भी B1 है। बट अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये फंक्शन है। अगर मैं कर दूं कुछ स्मॉल चेंजेस करके, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कोई रिलेशन फंक्शन की अपनी ब्यूटी को खो देता है। अगर मैं A1 का इमेज B1 है और A1 A2 भी के साथ एसोसिएट हो जाए, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसके दो इमेज आ गए B1 B2, बट ये फंक्शन में नहीं होना चाहिए। फंक्शन में हमने पढ़ रखा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A must have only one image in set B, तो ये तो सेट B में दो इमेज रख रहा है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, राइट। अब जरा मैं क्या करता था, जरा ट्रिक समझ लें आप। ट्रिक होता क्या है कि रियल लाइफ में एक ऐसा रिलेशन है जो फादर का और सन का रिलेशन, राइट, डॉटर ऑल्सो। यहां पे दीज आर द किड्स। सपोज करें ये मेरा ट्रिक है। if you find relevant you can keep it, otherwise you can throw it out. It's up to you. It's a trick I am giving you. You might forget the concept, otherwise if you remember that is fine. A1, these are the kids. Suppose करें कि सेट A में kids हैं और सेट B में father है, right? So one kid cannot have two father, right? So A1 cannot be associated with B1 B2, but I can make it out two kids have a same father. So अगर इसमें किड्स है दो तीन, या हो सकता है कि सारे किड्स के फादर एक ही हो, तब भी ये फंक्शन होगा। होप कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस इज क्लियर नाउ, कि जैसा कि फंक्शंस हमने समझ लिया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फंक्शंस
और बहुत इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करूंगा आपको, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हमने क्या देखा, एक जर्नी क्या थी कि कोई रिलेशन कैसे बना, दो सेट मिले, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट मिले, उन्होंने क्या बनाया, उनके एलिमेंट्स थे, उनके जितने सबसेट थे वो रिलेशन कहलाए, उस रिलेशंस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो वो फंक्शन बने। अब फंक्शन बन के और फंक्शंस में कौन कौन सी कंडीशंस लगा के क्या क्या टाइप्स बनने जा रहे हैं। तो एक पूरी कंप्लीट जर्नी यू कैन लिंक विथ योर डॉट्स, यू कैन कनेक्ट योर डॉट्स एट ए सेम टाइम। तो आपको कुछ भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी एंड यू विल नॉट मिस एनी कॉन्सेप्ट, राइट। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं अभी क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि फंक्शंस और उसके टाइप्स। तो फंक्शंस जरा देखते हैं, जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज करें ये कोई सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में सपोज करें एलिमेंट A1, A2, A3, A4, A5। बी में B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 सपोज करें। नाउ ये फंक्शन है, तो फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, जरा देखें, ये सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए और सेट बी में क्या है कि सारे एलिमेंट सेट ए के हमने यूज कर लिए और हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, राइट। तो ये कोई भी रिलेशन है, ये है तो रिलेशन, बट ये फंक्शन बनने की अपनी कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो ये एक रिलेशन बन गया, सॉरी एक फंक्शन बन गया, एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये फंक्शन है। अब जरा देखें कि फंक्शन में अगर मैं आपसे कहूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, राइट। तो फंक्शन का डोमेन, जब आप सारे एलिमेंट यूज कर ही रहे हो तो पहला सेट हमेशा क्या हो जाएगा, पहला अगर मैं कहूं कि एक रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है कहां से कहां तक, ए से बी में, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, आर ए से बी में। जब कोई फंक्शन लिखते हैं, ऐसे रिलेशन नहीं, जब कोई फंक्शन लिखते हैं, अगर ये रिलेशन फंक्शन बन गया, अगर ये रिलेशन फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एफ। और उस केस में क्या लिखेंगे आप, एफ, एक ऐसा फंक्शन जो ए से बी में बना हुआ है। तो जब यहां एफ होता है तो जो पहला सेट होता है गाइज वो हमेशा डोमेन होता है, जैसे, और दूसरा वाला हमेशा कोडोमेन होता है। हम आप आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, कि जब रिलेशन होता है, अगर ये रिलेशन होता है तो आप पहले सेट को डोमेन नहीं बोल सकते। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ही इसके यूज हो रहे हों, कुछ एलिमेंट यूज ना हो रहे हों। तो जब यहाँ आर होगा तो पहले सेट को आप डोमेन नहीं बोलेंगे, लेकिन जब एफ हो जाता है तो पहला सेट हमेशा ब्लाइंडली आंख बंद करके बोल देंगे कि जब अगर ये एफ ए से बी में डिफाइंड है तो पहला सेट डोमेन का है और दूसरा कोडोमेन का है, राइट। तो पहला सेट हो जाएगा डोमेन। अगर कोई पूछे आपसे डोमेन क्या होगा तो आप बोलेंगे सेट ए, और सेट ए क्या होगा, A1, A2, A3, A4 एंड A5, राइट। और कोडोमेन क्या होगा, ये सेट ए क्या होगा, ये सेट ए कहलाएगा डोमेन। कोडोमेन क्या होगा, सेट बी, ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, जितने एलिमेंट यूज हुए हैं कोडोमेन के वही रेंज होंगे, राइट। तो हमने क्या यूज किया, B1, B2, B3, B4, B5। ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जो भी इमेज, जो भी कोडोमेन्स के एलिमेंट हैविंग प्री इमेज, जिनकी प्री इमेज होगी वही सारे रेंज के पार्ट होंगे। तो B1 की प्री इमेज A1, B2 की प्री इमेज A2, B3 की प्री इमेज A3, B4 की प्री इमेज A4, B5 की प्री इमेज A5। तो रेंज क्या हो जाएगा यहां पे, B1, B2, B3, B4 एंड B5। तो
आई होप कि इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने हर बारीकियां आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, कि कोई भी चीज़ रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है। अगर रिलेशन यहाँ आर होता है तो आप ए को डोमेन नहीं कह सकते, बट बी हमेशा को डोमेन होता है, चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, ये हमेशा को डोमेन होगा। और जब ये रिलेशन फंक्शन बन जाता है तो पहला वाला सेट हमेशा डोमेन का पार्ट हो जाता है, मतलब कोई एलिमेंट उसमें बचता नहीं, यानी कि पूरा का पूरा डोमेन में ही आ जाता है, यानी कि सेट ए इज कन्वर्टेड इनटू डोमेन। तो कोई फंक्शन अगर ऐसे डिफाइंड है, आपसे कोई पूछे डोमेन इसका क्या है, तो ब्लाइंडली जो पहला सेट है आप इसको डोमेन बोल देंगे, दूसरी वाले को को डोमेन बोल देंगे। हाँ, रेंज के बारे में हमको देखना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज आ रही है। रेंज इज केवल एक लाइन देख के अब डोमेन और कोड में तो बोल सकते हैं, बट रेंज के लिए आपको यू हैव टू थिंक ऑफ, और कैसे कैलकुलेट करना है विल सी। अगर आप एरो डायग्राम आपके सामने बना है तो साफ साफ दिख जाएगा, अगर एरो डायग्राम नहीं बना है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट वी विल सी इन द चैप्टर, जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे देखना है रेंज। तो अभी अगर ये आपको फिगर दिया है तो आप देख के बता देंगे कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या है, राइट। तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी दोबारा से। नाउ आई एम कमिंग द टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट। अगर हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, ये टाइप किसकी बात कर रहे हैं हम, फंक्शन की, कि अब रिलेशन से फंक्शन बन चुका है। तो फंक्शन दो टाइप से बनते हैं, राइट, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हर एलिमेंट, जरा मैं दूसरा डायग्राम भी बना लूं, देन आई थिंक दैट विल बी ग्रेट टू कोरिलेट द बोथ द सिचुएशंस। सेट ए और सेट बी, हम ऐसा सेट लेते हैं, यहां पे लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, राइट। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। सपोज करें A1 की इमेज B1 पे और A2 की भी इमेज B1 पे, A3 B2 पे, A4 B3 पे और A5 B4 पे, सपोज कर लीजिए। दो सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2। जरा देखें ये फंक्शन है क्या, ये तो फंक्शन है, हमने देख लिया। दूसरा वाला देखें, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, हाँ, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, एक ही। A1 का इमेज B1 है, चलो ठीक है, A2 का भी B1 है, मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक ही है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ये सारी सेपरेट है, A3 की B2 है, A4 की B3 है, A5 की B4 है। व्हाट इट मीन्स कि पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज में हैं और हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये भी फंक्शन हो गया, राइट। अब जरा इसके टाइप समझते हैं। अगर हर एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है, ये इसके साथ A2 B2 के साथ, A3 B3 के साथ, A4 B4 के साथ, A5 B5 के साथ, तो ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट किसी एक ही के साथ एसोसिएट है, मतलब व्हाट इट मीन्स कि किसी दो एलिमेंट किसी एक पे नहीं है, जैसा कि यहां पे है, तो इसको बोलते हैं 1-1। जैसा कि 1-1 एक ऐसा फंक्शन है, 1-to-1। हर आदमी का अपना अपना रास चैनल है, देख रहे हैं आप, 1-to-1 देखने में लग रहा है 1-to-1। यहां पे क्या है, A1 की इमेज भी B1 है। क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन फॉलो करता है, तो फंक्शन तो है, बट ये फंक्शन की एक टाइप है, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसकी भी इमेज B1 पे है, A2 की भी इमेज B1 पे है। मेनी वन, एक से ज्यादा अगर हो गया तो इसको बोलते हैं मेनी। मेनी कहां पे जा रहा है, 1 पे। तो अगर कोई ऐसी इमेज है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो, तो उनको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो ये फंक्शन तो है, बट ये किस टाइप का है, मेनी वन फंक्शन। होप इट इज क्लियर। 1-1 को बोलते हैं इंजेक्टिव ऑल्सो, इसी का दूसरा नाम है और कुछ भी नहीं है। 1-1 बोले आप या बोले इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर
हर एलिमेंट की इमेज एक ही है, अभी अलग है, यूनिक इमेज है सबकी, A2 की इमेज ये है, A3 की ये है, A4 की ये है, अगर यूनिक इमेज है सबकी तो बोलते हैं 1-1 फंक्शन। और अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, यूनिक नहीं है, A1 की इमेज भी B1 है, अच्छा हर एलिमेंट की एक इमेज है बट यूनिक नहीं है, A1 की भी B1 है, A2 की भी B1 है, तो इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो पहले तो ये फंक्शन की कंडीशंस को फॉलो कर लिए। अब एक नई चीज इसमें आ गई कि अगर एक एक सिंगल आपस में एसोसिएटेड है तो 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन, और अगर दो एलिमेंट एक पे एसोसिएटेड है तो मेनी वन फंक्शन, राइट। तो इतना हमने सीख लिया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक नई कैटेगरी। अब जरा समझें कि अगर सपोज करें कि यहां पे रेंज का पार्ट B1, B2, B3, B4, B5 रेंज बनेगा, B6, B7 किसी से एसोसिएटेड नहीं है। तो यानी कि क्या हुआ कि अगर हमारी रेंज जो है कोडोमेन से छोटी है, तो यहां पे ऑब्वियसली छोटी है क्योंकि B6 और B7 तो बच जा रहे हैं। अगर हमारी रेंज कोडोमेन से छोटी है तो बोलते हैं इनटू फंक्शन। 1-1 तो है ही है, ये इनटू फंक्शन। और सपोज करें कि अगर ये B6, B7 भी एसोसिएटेड होते, मतलब अगर हमारी पूरी की पूरी रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाती तो उसको बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। उसको एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो अभी हमने क्या सीखा, मैं एक बार रिकॉल करता हूं, ऑनटू पे अभी आता हूं, आप परेशान ना हो। मैं रिकॉल करता हूं कि पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट ये लिया, एक सेट ये लिया, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, इस सेट में 7 एलिमेंट्स हैं। ये 5 एलिमेंट्स 1-1 एसोसिएट थे इसके 5 एलिमेंट से। तो ये फंक्शन इसके सारे यूज में आ रहे थे और सबकी आपस में एक एक इमेज थी, राइट, यूनिक इमेज थी। तो ये हमने बोल दिया ये फंक्शन तो है, तो 1-1 कनेक्ट था, तो इसको बोला 1-1 फंक्शन इसको बोलते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये वाला जो फंक्शन था ये भी फंक्शन है, बट इसमें दो लोगों की इमेज एक ही बन रही थी, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो जब इस पे कंडीशंस लगा है तो ये कंडीशन डिसाइड करती है कि मेनी वन है या 1-1 है। अब रेंज और कोडोमेन की कंडीशंस जरा देखते हैं। अगर रेंज हमारा कोडोमेन से छोटा है तो इनटू फंक्शन, और अगर रेंज कोडोमेन के एग्जैक्टली इक्वल हो गया तो ऑनटू फंक्शंस। होप इट इज क्लियर टिल नाउ। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग इन अ डिफरेंट मोर क्लियर वे। सो लेट्स सी, फंक्शंस के कितने टाइप हमने देखे, 1-1 और मेनी वन। तो मेन कैटेगरी फंक्शन की पहले हम करेंगे 1-1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। इस 1-1 फंक्शन में फिर दो कैटेगरी बन सकती है और फिर मेनी वन फंक्शन में दो कैटेगरी बन सकती है। वो क्या हो सकती है, विल सी। सेम थिंग व्हाट आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी, उसको और प्रिसाइज तरीके से और क्लियर तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। तो 1-1 फंक्शंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या क्या जरा देख लें। एक हो सकता है 1-1 इनटू फंक्शन, 1-1 तो है ही, इनटू होगा, और दूसरा 1-1 ऑनटू फंक्शन। सेम तरीके से इसको भी लिख सकते हैं हम मेनी वन इनटू फंक्शन, और ये हो जाएगा मेनी वन ऑनटू फंक्शन। जरा देखें आप, हमने क्या देखा कि कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन होता है या मेनी फंक्शन होता है। एक 1-1 फंक्शन इनटू फंक्शन भी हो सकता है और वही 1-1 ऑनटू भी हो सकता है। एक मेनी वन इनटू भी हो सकता है, एक मेनी वन ऑनटू भी हो सकता है। जरा जरा ध्यान दें, बहुत बहुत क्लियर, बहुत बारीक पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि कोई फंक्शन 1-1 और मेनी वन जब होता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस पहले सेट पे लगती है कि पहले सेट का कोई एक एलिमेंट एक से एसोसिएट है क्या दो एलिमेंट किसी एक पे एसोसिएट है। तो 1-1 मेनी वन कौन डिसाइड करता है, पहले सेट के एलिमेंट, और इनटू और ऑनटू कौन डिसाइड करता है, कोडोमेन के एलिमेंट, क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट से ही रेंज बनती है और रेंज डिसाइड करती है कि अगर रेंज कोडोमेन से छोटी हो गई तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गई तो वो ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। तो आई विल गिव द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो जरा समझते हैं 1-1 इनटू का मतलब, जरा एग्जाम्पल लेते हैं, जरा देखिए। आई एम टेकिंग
स्मॉल एग्जाम्पल A1 A2 A3 सेट A है और ये सेट B है। यहाँ पे क्या है B1 B2 B3 B4। तो अगर ये 1 to 1 है, जरा देखिए 1 फंक्शन है क्योंकि 1 फंक्शन है, और इनटू फंक्शन कब बनता है कि जब रेंज B1 B2 B3 तो रेंज हो गई और कोडोमेन क्या है पूरा है, तो यहां पे रेंज कोडोमेन से छोटी हो गई, तो ये क्या हो गया 1 इनटू फंक्शन। जरा यहां एग्जांपल लेते हैं। अगर यहां A1 A2 A3 है और केवल यहां B1 B2 B3 होगा तो क्या होगा 1 तो है ही है, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया 1 ऑन टू फंक्शन, और ये क्या हो गया 1 इनटू फंक्शन। अब जरा इसको समझते हैं। मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन यहां पे क्या हुआ, ये मेनी वन हो गया क्योंकि दो एलिमेंट एक एलिमेंट से एसोसिएट हो गए, यानी कि एक ऐसी इमेज है जिसकी दो प्री इमेज हो गई, तो ये मेनी वन हो गया। और इसमें एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो कि रेंज का पार्ट नहीं है, तो यहां रेंज जो हो गई वो कोडोमेन से छोटी हो गई। अगर यहां पे क्या था रेंज कोडोमेन के बराबर थी तो ऑन टू, और रेंज अगर कोडोमेन से छोटी हो गया तो इन टू। अब सेम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट way we can explain here also. A1 A2 A3, suppose B1 B2 is here, so this one is there, this one is there. Suppose here two elements, तो यहां मेनी वन तो है क्योंकि दो एलिमेंट एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एसोसिएट है, क्योंकि एक इमेज ऐसी है जिसकी दो प्री इमेज है, और यहां पे जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, राइट। अगर मैं सपोज करें आप कि मैं यहां पे जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि यहां B3 नहीं ले सकता, जो भी एलिमेंट है वो यहां पे आपस में प्री इमेज रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ये मैंने एग्जाम्पल एक जनरल फॉर्म में ले लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये ऐसा एग्जाम्पल्स का मतलब कि अगर इसके सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं, यानी कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, वो चाहे 1 हो चाहे मेनी वन हो, लेकिन ऑन टू तो होगा। तो ऑन टू की कंडीशन कहां से पता चल रही है, दूसरे वाले सेट से। ये सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है, राइट। तो व्हाट इट मीन्स, आप ये ना सोचे कि सर इसमें B3 है इसमें B3 नहीं है। मैंने कोई भी सेट ले ले, इसके सारे जो एलिमेंट हैं वो रेंज जो है वो कोडोमेन का पार्ट है। मतलब क्या है कि अगर इसके सारे एलिमेंट एसोसिएट हो गए पहले वाले सेट से, यानी कि ये रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई, तो ये हो जाएगा ऑन टू, और अगर रेंज कोडोमेन से छोटी हो गई तो हो गया इन टू। तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम जो है, जो आपने समझ लिया, इसी को एक डिफरेंट नेम देते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 हो, 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव भी, तो 1 फंक्शन बोलें आप या बोलें इंजेक्टिव फंक्शन, दोनों बात एक ही है। और ऑन टू बोलें या सरजेक्टिव बोलें, एक ही बात है। ऑन टू फंक्शन को ऑन टू बोलें या सरजेक्टिव बोलें, ऑन टू केवल ये ऑन टू का नाम है, ऑन टू को आप बोल सकते हैं सरजेक्टिव भी बोलें। मतलब क्या सीखा, 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। तो अगर कोई फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज 1 इसका दूसरा नाम क्या है ब्रैकेट में इंजेक्टिव। इफ एनी फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू मगर मैंने बोल दिया तो ऑन टू मतलब सरजेक्टिव भी हो गया, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, फंक्शन। Hope it is clear till now. I have explained all the concept of the function. Now we will see in the coming lecture
नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? सो थैंक यू गाइज, happy learning, keep revising, and if you have any doubt, just let me know in the comment section. And if you like this video, you can appreciate it anyway. I will not say the way, you can appreciate in your own way, right? So thank you all, keep learning.